एमसीक्यूज होंगे उसमें, एमसीक्यूज कह रहे थे कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल में एमसीक्यूज दूंगा। एमसीक्यूज में तो ज्यादा चीटिंग हो सकती है। यस, मतलब टीचर्स पर डिपेंड। यस सर। हाँ टीचर, नहीं मैं तो नहीं एमसीक्यू दूंगा, वो तो ज्यादा आसानी से कॉपी हो सकते हैं। बहरहाल अच्छा चलें, सबको ये स्लाइड नजर आ रही है, मिप्स डेटा पाथ टू सिंगल साइकिल, एवरीवन कैन सी दिस स्लाइड? यस सर। ओके अच्छा, अब ठीक है, अच्छा ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग, अब हम अपना जो पूरा डेटा पाथ है उसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो फीचर्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं एक डेटा पाथ के अंदर, उनको ऐड कर रहे हैं। So we have already studied the register file, the ALU data memory, और ये जो दो मकसद हैं इनका भी हमने कल काफ़ी डिटेल में स्टडी कर लिया था कि मकसद हमें क्यों चाहिए। अब हमने फर्दर एक और चीज़ ऐड की है और वो है यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है इसके अंदर आपका पूरा प्रोग्राम है जो पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको आप एक एड्रेस देते हैं जो स्टार्टिंग एड्रेस 0 होता है, फिर उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, और उन एड्रेसेस के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो फिर यहाँ से आती है और रजिस्टर फाइल में चली जाती है, और फिर उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो रजिस्टर्स के नाम होते हैं वो रीड करता है, अगर कोई राइट करना होता है उस रजिस्टर को रीड करती है, और उसके बाद वो डेटा आउटपुट पे आता है और फिर हम ALU से उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर ऑपरेशन करते हैं और फिर डेटा सेव करते हैं। तो ये जो है ये अब हमारे पास दो मेमोरीज आ गई, दो सेपरेट मेमोरीज हैं, एक हमारी है डेटा मेमोरी और दूसरी है हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी के लिए जो एड्रेसेस हैं वो जनरेट हो रहे हैं पीसी से, प्रोग्राम काउंटर से। ये मैंने आपको बताया था कि सिंपल काउंटर है जो कि स्टार्ट होता है 0 से, और प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे 0 देता है और फिर साथ ही एक हमारे पास एडिशनल एडर है जो इसमें 4 ऐड कर देता है, और नेक्स्ट साइकिल के लिए पीसी में 4 लोड हो जाता है, फिर उससे अगले साइकिल में जब इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इसमें 8 लोड हो जाता है, क्योंकि पीसी प्लस 4 है तो हर दफ़ा 4 ऐड होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो भी आपकी सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं, उनके एड्रेसेस जनरेट करता जाएगा आपका पीसी थ्रू दिस एडर। तो अब हमने क्या क्या, अब हमें यानी हमें इस पूरे डेटा पाथ में रजिस्टर फाइल चाहिए, मकसद चाहिए, ALU चाहिए, डेटा मेमोरी चाहिए और इंस्ट्रक्शन मेमोरी चाहिए, और प्रोग्राम काउंटर चाहिए। प्रोग्राम काउंटर के साथ हमें एक एडर चाहिए उसको इंक्रीमेंट करने के लिए। तो ये कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जो हमें पूरे डेटा ब्लॉक के अंदर, डेटा पाथ के अंदर चाहिए होंगी। इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, सो क्लियर हो रहा है सबको? अब आप सारे लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है किस तरह हमारा डेटा पाथ काम कर रहा है प्रोसेसर के अंदर? यस सर। ग्रेट। अच्छा, अब ऑलराइट, अब मिप्स डेटा पाथ 3 को हम देखते हैं, अगेन सिंगल साइकिल। इसके अंदर अगर आप नोट करें तो अब हमने कुछ और चीजें भी ऐड कर दी हैं, ठीक है? कोई स्टूडेंट बता सकता है अब पिछली स्लाइड और इस स्लाइड में हमने एडिशनली क्या ऐड किया है? ALU ज्यादा करते हैं, और ALU तो पहले भी था। साइन साइड एक्सटेंड, ये मल्टीप्लेक्सर, ये ALU वाला, ये वाला, अपर साइड, ये ऐड किया हमने, बाकी सारा कुछ वैसे ही है जैसे पिछली स्लाइड में था। ये दो चीजें हमने ऐड की हैं, ठीक है? अच्छा, ये दो चीजें हमने क्यों ऐड की हैं? क्योंकि अब हम ब्रांच की इंस्ट्रक्शन को भी हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो एडिंग ब्रांच कैपेबिलिटी एंड अनदर मल्टीप्लेक्सर। ब्रांच के लिए इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने दो काम करने होते हैं। एक तो हम लोगों ने डिसाइड करना होता है दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके कि ब्रांच इक्वल है या नहीं है, और दूसरी बात है कि हमने ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करना होता है, ठीक है? ये जो ALU है ये ब्रांच का टारगेट एड्रेस कैलकुलेट करता है। ये बेसिकली एडर है जिसमें आप ब्रांच का जो ऑफसेट होता है, जो लेबल होता है, वो साइन एक्सटेंड होके यहाँ पे आता है, ठीक है? और यहाँ पे जो करंट पीसी का एड्रेस है वो आया होता है।
तो जो लेबल होता है वो पीसी के करंट एड्रेस में ऐड अप होता है तो नया एड्रेस आता है, ठीक है। यानी कि बेस एड्रेस आप पीसी को ले लेते हैं और उसके ऊपर जो ऑफसेट है वो आप यहाँ से ऐड करते हैं, तो ये एडर जो है ये इन दोनों को ऐड करके आपको बताता है कि ब्रांच का टारगेट एड्रेस क्या है, ठीक है। अब उसने कहाँ पे जाना है, लेकिन ये हम इमीडिएटली पीसी में लोड नहीं करते, बल्कि इसको भी हम एक मक्स में से गुजारते हैं। अब अगर आप ये वाला मक्स देखें तो इस मक्स की दो इनपुट्स हैं। एक इनपुट डायरेक्ट पीसी से आ रही है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, और दूसरी इनपुट आ रही है ब्रांच के टारगेट एड्रेस से। सो अब ये मक्स डिसाइड करेगा कि ब्रांच पे जाना है या ब्रांच पे नहीं जाना, यानी दोनों इक्वल हैं या नहीं इक्वल। तो इसका ये मतलब है कि इसको मक्स का जो सिलेक्ट लाइन है, जिस तरह से पीसी सोर्स, ये सिलेक्ट लाइन आएगी, ये सिलेक्ट लाइन बेसिकली कनेक्ट हो जाएगी आपके इस ALU के साथ, ठीक है। और सो अभी ये कनेक्शन नहीं दिखाया हुआ, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर तो रिजल्ट 0 हुआ, यानी ALU ने दोनों रजिस्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट 0 हुआ, तो इसका मतलब ब्रांच टेकन है। तो हम ये वाला जो है ना हमारा नीचे वाला इनपुट, ये वाला हम मक्स के थ्रू वापस ले जाएंगे और पीसी में टारगेट एड्रेस आ जाएगा। अगर ब्रांच नॉट टेकन हुई तो जो स्टैंडर्ड पीसी का एड्रेस है वो इस मक्स से होता हुआ वापस पीसी में आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है। तो ये इस तरह से हम लोग ब्रांच को हैंडल करेंगे। क्लियर है हर एक को? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो डेटा पाथ्स हैं ये पेपर में किस तरह आएंगे, इनकी क्वेश्चनिंग कैसे होता है? अच्छा, ये डेटा पाथ पेपर में इस तरह आ सकता है कि मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, ठीक है, मसलन लोड वर्ड, ठीक है, और लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको कहूँगा कि मुझे मक्स का पाथ शो करें कि मक्स की ये वाली इनपुट क्या होगी, यानी कि ये इनपुट सिलेक्ट होगी या ये सिलेक्ट होगी। लोड वर्ड में ये वाली सिलेक्ट होगी या ये वाली सिलेक्ट होगी, ये वाली सिलेक्ट होगी या ये वाली सिलेक्ट होगी। तो मैं आपको मसलन इंस्ट्रक्शन दूंगा लोड वर्ड, और मैं आपको कहूंगा कि मक्स की मुझे बताएं कौन सी इनपुट्स सिलेक्ट होंगी, ठीक है। या मैं आपको ब्रांच की इंस्ट्रक्शन दूंगा और मैं कहूंगा ब्रांच के लिए बताएं मक्सेस किस तरह से हमारे सेट होंगे, इस तरह। या मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा और मैं कहूंगा इस इंस्ट्रक्शन में बताएं ALU क्या काम कर रहा है, व्हाट इज ALU डूइंग इन दिस इंस्ट्रक्शन। इस तरह के सवाल होंगे, ठीक है। क्लियर है? और डायग्राम में बनी होगी सर? डायग्राम बनी होगी। डायग्राम मैं आपको बनाने को नहीं दूंगा, डायग्राम बनी भी होगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि इस इंस्ट्रक्शन में ALU बताएं क्या आउटपुट दे रहा है, मार्क्स किस तरह सेलेक्ट हो रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक टिपिकल क्वेश्चन बन सकता है, डेटा पाथ एग्जीक्यूटिंग ऐड। सो अब हम देखते हैं कि ऐड की इंस्ट्रक्शन है ऐड RD RS RT। सो सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ऐड की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, RT और RS के कंटेंट्स को ऐड करती है और उनको RD के अंदर ऐड करके जो सम होता है वो RD में लिखवा देती है, ठीक है ना। सो अब आप ये देखें डेटा पाथ आपका क्या बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ऊपर ब्लू लाइन ग्रीन लाइंस को देखें तो ये तो आपका स्टैंडर्ड एडर था, और उसके बाद ये वो ब्रांच के लिए था। अब देखें चूंकि ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इसलिए हम लोगों ने इसको नहीं सिलेक्ट किया, ये जो हमारा था ऑफसेट के साथ आने वाला। हमने स्टैंडर्ड जो नेक्स्ट पीसी है उसको सिलेक्ट किया मक्स के थ्रू, और वो हमारी आउटपुट पे चली गई। एक बात। दूसरी बात, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आई है, यहाँ पे आपके रजिस्टर्स रीड हुए हैं, ओके। यहाँ पे आप मक्स को देखें, हमने क्या सिलेक्ट किया, मक्स की इनपुट रीड रजिस्टर 2 से आ रही है। रीड रजिस्टर 1 जो है वो आपका है RS, RT जो है वो RD2 से आ रहा है। तो हमने मक्स का ये वाला पाथ सिलेक्ट किया है। ये साइन एक्सटेंड करके वो जो हमारा होता है ऑफसेट वो नहीं किया, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में कोई ऑफसेट नहीं है। तो ये दोनों रजिस्टर्स आ रहे हैं, ALU जो है वो इन दोनों को रीड ऐड कर रहा है, ऐड करके यहाँ पे सम जनरेट हो रहा है।
और फिर सम जनरेट होके इस मक्स की लोअर इनपुट पे आ रहा है, और हमने मक्स यहाँ पे भी इस मक्स को इस तरह सिलेक्ट किया क्योंकि डेटा मेमोरी को हम एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ये जो भी ALU का रिजल्ट था वो इस मक्स के थ्रू होके वापस राइट डेटा रजिस्टर फाइल में लिखा गया है, यानी कि RD में लिखा गया है। तो ये डेटा पाथ एक्टिव होगा जब हमारे पास ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी। क्लियर है जी? शिव सर ये WN क्या है? WN कहाँ पे? RN2 के साथ वाला जो सा है ना इंस्ट्रक्शन, ब्लू जो सी लाइन है, राइट रजिस्टर, राइट पोर्ट। वो क्या R वाले रीड है और ये राइट है। सो WN में राइट, जिस रजिस्टर में राइट करना होगा उसका नाम आएगा, विच इज RD हियर। तो RD में जो भी रजिस्टर होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है सर। ठीक है, रिमेंबर रजिस्टर फाइल में 2 रजिस्टर्स आप रीड कर सकते हैं और 1 रजिस्टर राइट कर सकते हैं एक वक्त में। तो ये दोनों रजिस्टर जो रीड करते हैं उनका डेटा यहाँ पे आता है, और जो राइट करते हैं उसका नाम यहाँ पे आता है, और राइट डेटा यहाँ पे आता है। एनी अदर क्वेश्चन? चलो, अच्छा अब हम एक और इंस्ट्रक्शन देते हैं, लोड वर्ड RT ऑफसेट RS। कौन स्टूडेंट बताएगा ये क्या करती है इंस्ट्रक्शन? एड्रेस किस तरह कैलकुलेट होता है, क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन में? लोड वर्ड RT ऑफसेट RS। मेमोरी से डाटा लेके आते हैं। सर ये मेमोरी में ना क्या कहते हैं, एक एड्रेस ऐड करके ना RT में स्टोर करा देंगे। 100 में जैसे मेमोरी का एड्रेस कहाँ से आएगा? Where will the address come from? मेमोरी से एड्रेस लेके आते हैं। मेमोरी से एड्रेस नहीं, मेमोरी को आप एक्सेस ही नहीं कर सकते बगैर एड्रेस के। पहले तो अपने एड्रेस देना है। एड्रेस किस तरह कैलकुलेट होता है इस इंस्ट्रक्शन में? ऑफसेट RS के थ्रू ना ऐड हो जाता है उसमें। RS के कंटेंट्स में ऑफसेट ऐड होता है, ऐड उससे एक एड्रेस बनता है। उस एड्रेस पे आप जाते हैं, उस एड्रेस पे जो डेटा पड़ा होता है उसको RT में लेके आते हैं। ठीक है, ये लोड वर्ड की। एक सेकंड दे, मैं आप लोगों की अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ। चलिए, आपकी अटेंडेंस हो गई। ओके, ठीक है जी। सो ये हमें क्लियर हो गया, लोड वर्ड RT ऑफसेट RS। अच्छा अब लोड वर्ड में एक चीज जाहिर है कि आपने एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है, विच विल बी कैलकुलेटेड थ्रू दिस ऑफसेट प्लस RS। सो ये जो ALU है ये एड्रेस कैलकुलेट कर रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, एड्रेस किस तरह कैलकुलेट कर रहा है? RS की वैल्यू यहां से आ रही है RD1 से, ऑफसेट की वैल्यू इंस्ट्रक्शन से आ रही है क्योंकि इंस्ट्रक्शन में ही आपने ऑफसेट दिया था, और वो इस साइन एक्सटेंड होके इस मार्क्स की लोअर वाली इनपुट को हमने सिलेक्ट करके यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ऑफसेट आ गया है ALU में, और दूसरा आपका RD1 आ गया है, और ये जो इन दोनों का सम है ये एक नया एड्रेस बना है, और ये एड्रेस जो है ये डेटा मेमोरी को जा रहा है। इस एड्रेस के ऊपर जो डेटा है वो आउटपुट हो जाएगा RD के ऊपर, RD, और हम मार्क्स को इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि ये RD का जो डेटा है ये अब वापस आ जाएगा राइट डेटा में, इस रजिस्टर फाइल के अंदर ये लिखवाया जाएगा। और ऊपर ब्रांच के लिए देखिए, चूंकि ये ब्रांच नहीं है तो ये वाला पाथ एग्जैक्टली वही है जो कि था ऐड के केस में भी, कि PC नॉर्मली इंक्रीमेंट ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमने रजिस्टर्स रीड किए, RN1 से हमने RS को रीड किया, WN से हमने रीड किया RT को,
और बाकी प्रोसेस जो है वो आपके सामने है। तो ये मकसद हमने यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ लोड वर्ड विल बी एग्जीक्यूटेड। एनी क्वेश्चंस? तो ये काइंडली ये बता दें कि ये जो मक्स है ये RD2 से कब डाटा लेता है और ये एक्सटेंडेड हो कब जाता है, तब डाटा कहाँ से लेता है, कब लेता है? कौन सा वाला मार्क्स? दो मार्क्स है ना, एक ALU सोर्स है ALU सोर्स वाला। ALU सोर्स वाला, ALU सोर्स वाला डेटा जो है वो देखें ये दो जगह से डेटा ले सकता है, एक किसी रजिस्टर से ले सकता है और दूसरा ऑफसेट से ले सकता है। यही दो इसके सोर्सेज है ना, या ऑफसेट या रजिस्टर। तो जिन इंस्ट्रक्शंस के अंदर ऑफसेट होगा किसी किस्म का भी, ठीक है, वहां पे यानी कोई इमीडिएट होगा या ऑफसेट होगा, वहां पे ये डेटा यहां से लेगा इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। जहां पे दो रजिस्टर्स होंगे वहां पे ये डेटा रजिस्टर से लेगा, जिस तरह प्रीवियसली था। अगर आप ऐड को देख, सॉरी, ऐड में ये दो रजिस्टर्स थे ना, तो देखिए इसने डेटा यहां से लिया है क्योंकि कोई ऑफसेट नहीं था, जबकि इसके अंदर चूंकि ऑफसेट है तो इसने डेटा यहां से लिया। क्लियर हुआ? यानी सिंपल याद करने का तरीका ये है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन में ऑफसेट है तो ये मार्क्स को डेटा ऑफसेट से जाएगा, और अगर ऑफसेट नहीं है तो फिर डेटा रजिस्टर से जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और इंस्ट्रक्शन करते हैं, स्टोर वर्ड RT ऑफसेट RS। जी, कौन स्टूडेंट बताएगा ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है? जो RT में होगा डाटा वो एक मेमोरी में स्टोर किया जाएगा सर, उसमें ऐड बिल्कुल ठीक है। RT का डेटा मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, और स्टोर कहाँ करवाएंगे? मेमोरी का एड्रेस कहाँ से आएगा? ऑफसेट प्लस RS, ऑफसेट प्लस RS। अच्छा, अब आप लोग जरा इस डेटा पाथ को गौर से देखें। ये भी मैं नहीं बोलता, इसमें आप लोग जरा इसको स्टडी करें कि देखें ये मकसद किस तरह सिलेक्ट हो रहे हैं और डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। सर ये ग्रीन पाथ जो सा है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है। ये ग्रीन पाथ तो सिर्फ ब्रांच के लिए इस्तेमाल होता है ना, ये तो यानी अगर ब्रांच नहीं है तो ये तो बस सिंपली पीसी को इंक्रीमेंट कर रहा है बाय 4। ये पाथ तो कुछ भी नहीं कर रहा है ना, ये पीसी को ले रहा है, पीसी को इंक्रीमेंट कर रहा है और फिर यहाँ से ये बाईपास होके वापस पीसी में आ गया। ये वाला पाथ जो है ये तो, सॉरी, ये तो यूज ही नहीं हो रहा। देख रहे हैं, पाथ तो सारा बाईपास हुआ हुआ है। अब ग्रीन वाला पाथ आपको क्लियर होगा अगली स्लाइड में। अच्छा, ये स्लाइड अब सबको क्लियर है? इसमें सर RM1 तो चले एक रजिस्टर हुआ ना, हाँ। कहते हैं RT सब हो गया उससे, तो RN2 कौन सा है? RS नहीं 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 नहीं, अच्छा देखें, एक ओके, सो ऑफसेट्स तो इंस्ट्रक्शन का तो जाएगा ना, वो तो एक्सटेंड होगी हाँ, सारी बक्स। RS आपका है ना, RS RN2 है, RN2 है। ओके, नेक्स्ट डेटा पाथ हम देखते हैं ब्रांच इक्वल के लिए। ब्रांच इक्वल R1 R2 ऑफसेट। सो पहले तो सबसे पहले बताएंगे इंस्ट्रक्शन क्या करती है।
सर अगर कोई चीज एक इक्वल आ जाए, मतलब दो वैल्यूज इक्वल आ जाए, तो उस दूसरे उस पे एड्रेस पे ट्रांसफर कर देती है, जो कि एक लेबल होती है। ये जो ऑफसेट है, कौन सी दो वैल्यूज इक्वल आ जाए? R1 और R2 में जो डेटा पड़ा हुआ है, ये दोनों इक्वल हुए, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, यही है ना? अच्छा, अब इसका पाथ देखें। हमने इंस्ट्रक्शन रीड की, रजिस्टर फाइल में आई, यहाँ पे हमने वैल्यू दी R1 की, यहाँ पे हमने वैल्यू दी R2 की, और मार्क्स ने इसी वैल्यू को सिलेक्ट किया। ALU ने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अगर आंसर 0 है तो ये जो हमारा ऑफसेट है, ये ऑफसेट ऐड हो गया आपके करंट पीसी में, और नया पीसी बना, यानी कि नया टारगेट एड्रेस बना, और इस बक्स ने अब इस नए टारगेट एड्रेस को पीसी में लोड करवाया। दिस पाथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पाथ जो हम लोग देख रहे थे। प्रीवियस पाथ, अगर इफ यू रिमेंबर, ये प्रीवियस पाथ में ये सारा बाईपास हुआ था, ये वापस इधर ही चला गया था जो भी पीसी से आ रहा था। जबकि इस केस में अब हम लोगों ने ये वाला पाथ, ये सिलेक्ट, इन दोनों को ऐड करके ऑफसेट और उसको ऐड किया है, क्योंकि ब्रांच जो थी वो लेट्स से टेकन थी। अगर टेकन ना होती तो फिर हम ये पाथ ना लेते, ब्रांच नॉट टेकन होती तो यही पाथ हमारा चलता, ऊपर वाला। सर, हाँ जी, ब्रांच टेकन और ब्रांच नॉट टेकन से क्या मतलब? ब्रांच टेकन का मतलब है अगर कंडीशन ट्रू है, R1 इज इक्वल टू R2, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच टेकन है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, R1 इज नॉट इक्वल टू R1 is not equal to R2, then we say branch is not taken. ओके, तो सर जब ये ALU का आंसर जब 0 होगा तो ब्रांच टेकन होगी ना? हाँ, जब 0 होगा तो then it will be taken, और अगर 0 नहीं हुआ तो then it will be not taken. ये बिल्कुल उसी तरह से है ना कि if आप कंडीशन लगाते हैं if this true else this, ठीक है, तो जो if पे एग्जीक्यूट होता है उसको हम कहते हैं taken, और जो else पे एग्जीक्यूट होता है उसको हम कहते हैं not taken. एक सेकंड। हेलो जी शायद साहब। जनाब, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, जी जी। हाँ जी, सॉरी वो कॉल आ गई थी। अच्छा, ये हम लोग ब्रांच इक्वल, सो हाँ, वी वर टॉकिंग कि टेकन जो ब्रांच है उसका मतलब है कि इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और नॉट टेकन का मतलब है कि एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये है ब्रांच के लिए। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। सर अगर 0 ना हो, अगर वो नॉट टेकन हो जाए ब्रांच, तो वो दूसरा ALU वाला पाथ हो जाएगा, ये जो सा आपका डेटा मेमोरी। बस अगर 0 नहीं होगा तो फिर आप डायरेक्ट जो आपका स्टैंडर्ड पीसी, जो नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन थी ना सीक्वेंशियल, वो एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन।
क्योंकि ब्रांच इस तरह होती है ना, यहाँ पे ब्रांच आई, उसके आगे एक और थी, फिर एक और थी, एक और थी, ये आपका ब्रांच टारगेट था, ये नहीं जहाँ उसे जंप करना था। तो अगर ब्रांच आपने नहीं टेक की तो फिर आपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना, अगर टेकन हुई तो आपने इसको करना है, यहाँ पे आपका वो था ऑफसेट, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू ना हुई, यहाँ पे आपने ब्रांच की कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर तो आपने ब्रांच नहीं लेनी ना, फिर तो आपने नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन के ऊपर चले जाना है। ओके जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? चले हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने डेटा पाथ कर लिया है। इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हमारे जो भी प्रोसेसर है ना, उसमें दो बेसिक चीजें होती हैं, यानी उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं डेटा पाथ, ये जो हमने अभी पढ़ा है, और दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल जो है वो ये डिसाइड करता है, यानी ये जो मकसद के कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये वाले, इसके कंट्रोल सिग्नल्स, ये मेमोरी रीड टू राइट, ये सारे के सारे आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं। ये डिटरमिन करते हैं कि कौन सा पाथ सिलेक्ट होगा, कहाँ से डेटा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल को पढ़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास की वजह से मैं कंट्रोल की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम उसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको पढ़ेंगे जरूर, और इसकी जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं वो भी हम कवर करेंगे। लेकिन बिल्कुल बहुत ज्यादा, शायद 2-3 स्लाइड्स जो हैं वो हम लोग इसको स्किप करें, ठीक है। तो कंट्रोल है क्या चीज? कंट्रोल है बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट होगा प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ, और उसकी इनपुट जो है वो कहाँ से आएगी? इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड के बिट्स में से। सो इंस्ट्रक्शन में जो ऑप कोड होगा वो इनपुट होगा कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट उस ऑप कोड को की बिट्स को डिकोड करेगा, और फिर वो जनरेट करेगा ये सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल्स, तमाम मकसद के लिए, मेमोरीज के लिए, रीड राइट के लिए, हर चीज के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट क्या क्या जनरेट करेगा? एएलयू के कंट्रोल इनपुट्स। रिमेंबर, जिस तरह से ये एएलयू है, अब इसने क्या ऑपरेशन करना है ये भी तो किसी ने इसको बताना है ना। एएलयू की या देखें 3 बिट्स आ रही हैं, तो एएलयू ने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। सो सम लॉजिक हैज टू टेल द एएलयू, यानी एएलयू को कोई बिट का सीक्वेंस आपने देना है। 000 मींस ऐड, 001 मींस सब्ट्रैक्ट, 010 मींस डिवाइड। तो ये जो बिट्स होंगी एएलयू की, ये भी जो है ये हमारा कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा, ठीक है। इसी तरह से राइट इनेबल के सिग्नल्स, रीड इनेबल के सिग्नल्स, तमाम स्टोरेज एलिमेंट्स के लिए, यानी कि जो मेमोरी है, मेमोरी में डेटा राइट होना है या मेमोरी में डेटा रीड होना है, इसके सिग्नल्स कंट्रोल जनरेट करेगा। और इसके अलावा जो जितने मल्टीप्लेक्सर्स हैं उनके जो सिलेक्टर्स हैं, यानी उसके जो सिलेक्ट लाइंस हैं, वो भी कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा, ठीक है। सो कंट्रोल यूनिट क्या क्या करेगा? एएलयू के कंट्रोल इनपुट्स, राइट इनेबल, रीड इनेबल, और मकसद के सिलेक्शन लाइन, ये हमारी कंट्रोल लॉजिक सारा कुछ जनरेट करेगी। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो, चलें। अच्छा, अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते। यहाँ पे उसने एग्जैक्टली वही दिखाया हुआ है कि आपका एक मेन कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, और वो जो कंट्रोल यूनिट है वो एएलयू को सिग्नल्स भेज रहा है, और यानी एएलयू कंट्रोल यूनिट को, और एएलयू फिर आगे 3 बिट का एक सिग्नल एएलयू को देता है। तो इसमें हम लोगों ने पहले से एक टेबल बनाया होता है और डिसाइड किया हुआ होता है कि ये जो 3 बिट्स हैं एएलयू इनका क्या मतलब लेगा। यानी कि यहाँ पे उसने एग्जांपल के तौर पे दिया है कि अगर आप एएलयू को 000 भेजेंगे तो वो एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर आप उसको 001 देंगे तो वो और करेगा।
अगर 010 देंगे तो वो ऐड करेगा, अगर 110 देंगे तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, और अगर 111 देंगे तो वो सेट लेस देन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले से टेबल्स बनाए हुए हैं, और ALU की जो के अंदर जो मार्क्स है जो सिलेक्ट करता है कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसकी सिलेक्ट लाइंस इस तरह से हमने चूज की हैं कि इन कोड्स के हिसाब से वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्लियर है ये सबको? पिछली स्लाइड्स में जहाँ पे ऐड हो रहा था वहाँ पे 3 इनपुट्स आ रही थी ALU से। 3 बिट्स, हाँ 3 इनपुट्स नहीं है, ये 3 बिट, ये देखिए ये कह रहे हैं 3 बिट्स ये ALU को जा रही है। ठीक है ना, तो ये वो 3 बिट्स हैं, और ये इन 3 बिट्स का मतलब ये है, उसने टेबल में लिख दिया। ओके, तो ये जिस वक्त आप डिजाइन कर रहे होंगे अपना पूरा कंप्यूटर, तो उस वक्त आप डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा मैं अगर इसको 000 दूंगा तो ये एंड करेगा, तो फिर ये फिक्स हो जाती है, उसके बाद ये फिर चेंज नहीं होती। ओके, सो इस स्लाइड को अभी हम लोग जरा स्किप करते हैं। मैं वैसे आपको वही बता देता हूँ कि ये आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप कोड्स हैं। ठीक है, और उन ऑप कोड्स के हिसाब से जो ALU कंट्रोल यूनिट्स हैं वो जनरेट करता है कि ALU ने क्या ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जांपल लोड वर्ड के केस में ALU ने ऐड करना है, स्टोर वर्ड के केस में भी ऐड करना है। ये कोई बता सकता है कि ALU ऐड क्यों कर रहा है, ALU का इनपुट 010 क्यों है लोड वर्ड और स्टोर वर्ड के केस में? Why is it adding and what is it adding in load word and store word? कोई स्टूडेंट बता सकता है? सर वो नया एड्रेस ऐड कर रहा है ना। हाँ वो बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो नया एड्रेस था, एड्रेस की कैलकुलेशन ऑफसेट प्लस रजिस्टर से हुई थी ना, तो एडिशन का ऑपरेशन था। तो एज फार एज ALU वाज कंसर्न, ALU को आपने सिर्फ सिग्नल ऐड कर देना था, तो ये उसको ऐड कर रहा है। अच्छा, अब आप ब्रांच इक्वल की देखें, ब्रांच इक्वल में हम ALU को सिग्नल दे रहे हैं सब्ट्रैक्ट का। क्यों दे रहे हैं, कोई बता सकता है? जी, ब्रांच इक्वल में ALU सब्ट्रैक्ट का सिग्नल क्यों आ रहा है? उसे 0 देखने के लिए। 0 देखने के लिए, क्योंकि उसने दोनों रजिस्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेगा और 0 आएगा आंसर तो पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी R टाइप है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। वो तो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है कि अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो ऐड ही करेगा, सब्ट्रैक्ट की है तो सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड है तो एंड करेगा, और है तो और सेट लेस देन, और उनके ये कोड्स हैं। तो ये आपके ALU कंट्रोल इनपुट्स हम जनरेट करेंगे। हम ALU की जो कंट्रोल यूनिट है वो डिपेंडिंग ऑन दी ऑप कोड, जो भी उसका ऑप कोड है उसके मुताबिक इस तरह से करके ALU को बताता जाएगा कि तुमने क्या करना है। सो वी नो कि जो हमारा फिक्स्ड यानी जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, उसको बेसिकली जो डेटा आ रहा है वो इस ऑप कोड से आ रहा है 31 to 26। ये जो हमारा है 31 to 26 बिट्स, यहाँ पे ऑप कोड है जो उसको बताता है कि उसने करना क्या है। प्लस ये भी एक फील्ड होती है फंक्शन वाली, ये भी बताती है कि आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे फिक्स प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे रजिस्टर्स हैं। RS यहाँ पे ही होगा 25 to 21, 25 to 21, RT 20 to 16 पे होगा, और फिर अगर तो R टाइप हुई तो यहाँ RD होगा 15 to 11 पे। अगर कोई लोड स्टोर या ब्रांच हुई तो यहाँ पे एक एड्रेस होगा 16 बिट का। ठीक है, तो ये हमारा मेन फॉर्मेट है इंस्ट्रक्शन का। अब जो कंट्रोल को जो बिट्स जाएंगी वो ऑप कोड की हैं। सो ऑप कोड से वो ये बता सकेगा कि ऑपरेशन आपने क्या परफॉर्म करना है। ओके, तो
आगे बस स्लाइड के अंदर यही है, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि अब आप देखें कि हमने फर्दर, पहले हमने सिर्फ देखी थी कि एक इंस्ट्रक्शन डिकोड किस तरह होती है, अब वो ये बता रहा है कि इंस्ट्रक्शन की कौन सी बिट्स कहाँ जा रही हैं। सो यहाँ 32 बिट की इंस्ट्रक्शन निकली थी, उसकी बिट्स 21 टू 25 पहले रजिस्टर को जा रही हैं, रिमेंबर 21 टू 25 RS के लिए होती हैं, 20 टू 16 दूसरे रजिस्टर के लिए जा रही हैं, और बिट 15 टू 0 ये आपका ऑफसेट है। ये आप देखें, ये बिट्स ऑफसेट के तौर पे यहाँ पे जा रही हैं, ठीक है। तो अब हमने फर्दर थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर लिया है कि अब हम बिट्स को भी देख रहे हैं कि कौन सी बिट कहाँ पे जा रही है, लेकिन बस ये यहाँ तक ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको ये बिट्स याद करने की ज़रूरत है कि कौन सी बिट्स जो हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, लेकिन वैसे समझने के लिए मैंने आपको दिखाना था कि फाइनली ये जो पूरी इंस्ट्रक्शन होती है ये इस तरह से बिट्स में डिवाइड हो जाती है, और बिट्स में डिवाइड होने के बाद रेलिवेंट कंट्रोल यूनिट को चली जाती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? चलें, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस लेट्स टेक अ 5 मिनट ब्रेक। हम लोग आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फ्रेशन अप हो जाए। इस वक्त हुए हैं 12:27, 12:32 के ऊपर विल रिज्यूम।
चलें जी, विल स्टार्ट अगेन। हर बंदे को आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके ग्रेट। अच्छा, नाउ ये जो है कितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं लेक्चर्स? हैंड रेज करें। तीन लोग हैं, चार, वेरी गुड यार। पांच, वही पांच लोग जो हर क्लास में होते हैं, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, ओके सो नाउ अच्छा चलें, अगर हम लोग इस स्लाइड को देखें, ठीक है, डेटा पाथ विद कंट्रोल 1। नाउ मुझे आप ये बता सकते हैं कि ये जो आपको ऑरेंज में नजर आ रहे हैं ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं। रेज राइट, डेस्टिनेशन रजिस्टर, मेमोरी रीड, ये सारे के सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो एक पूरा कंट्रोल है वो इनको जनरेट कर रहा है। तो मसलन आप क्या इन तमाम कंट्रोल सिग्नल्स के फंक्शंस बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल रेज राइट, इस कंट्रोल सिग्नल ये क्या करता है जब ये 1 होता है? कोई बता सकता है? ये बेसिकली जब हमने किसी रजिस्टर में डेटा राइट करना होता है तब हम इसको असर्ट करते हैं। रेज राइट से ये क्लियर है। अच्छा चलें, इसको छोड़ें। ये बताएं, पीसी सोर्स, PCSRC, इस मार्क्स का ये कंट्रोल सिग्नल है, ये क्या करता है? ये कंट्रोल सिग्नल क्या चीज करता है? कोई नहीं बता सकता? अगर ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलनी होगी तो फिर ये डायरेक्टली चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रांच की इंस्ट्रक्शन पे ये चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, और चलें बाकी फिर बाद में पूछ लेंगे, खैर है। so anyway, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये अब उसने ये मेन कंट्रोलर बना दिया है, लेकिन अभी हम इसको नहीं, इतनी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल होता जाएगा सारा कोर्स आपके लिए, तो इसको भी हम कंट्रोल को थोड़ा सा स्किप करते हैं। ये बेसिकली स्लाइड के अंदर ना वो दिखा रहा है कि अगर R टाइप इंस्ट्रक्शन है तो कंट्रोल सिग्नल्स की क्या वैल्यूज होंगी, कहाँ पे 0 होगा, कहाँ पे 1 होगा। ये वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए, लेकिन चलें अभी हम इसको स्किप करते हैं, क्योंकि आप लोग तो लेक्चर सुन रहे हैं जो है ही नहीं क्लास के अंदर, उनके तो फरिश्तों को भी नहीं समझ आनी कि ये क्या हो रहा है। चलें इसको भी हम ये कंट्रोल सारा स्किप कर रहे हैं। अच्छा ओके,
So now everyone can see this slide, single cycle implementation notes. ये सबको नजर आ रही है? yes. ओके, सो समरी जो है सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन की, ये अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, ये सारा कुछ कंट्रोल और डेटा पाथ, ये सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन थी, ठीक है। तो सिंगल साइकिल इम्प्लीमेंटेशन की समरी जो है वो अब हम देख लेते हैं। वो कहता है कि द स्टेप्स आर नॉट really distinct. As each instruction completes in exactly one clock cycle, they simply indicate the sequence of data flowing through the data path. यानी कि वो कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई distinct steps नहीं है, बस हमने डेटा का जो फ्लो है वो देखा है कि किस तरह वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से आता है, रजिस्टर फाइल में, रजिस्टर फाइल से जाता है ALU में, ALU से जाता है डेटा मेमोरी में, डेटा मेमोरी से डेटा वापस आ जाता है। तो कोई क्लियर स्टेप्स नहीं है, लेकिन ये है कि डेटा जो है उसका हमने देख लिया कि वो फ्लो करता है किस तरह, और पूरा डेटा, पूरी इंस्ट्रक्शन जो है एक क्लॉक साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। द ऑपरेशन ऑफ द डेटा पार्ट ड्यूरिंग अ साइकिल इज प्योरली कॉम्बिनेशनल, नथिंग इज स्टोर्ड ड्यूरिंग अ क्लॉक साइकिल। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कहीं पे भी स्टोरेज नहीं होती, पूरा सिर्फ एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। और डेटा जो है जिस तरह गेट्स में से ट्रेवल करता है, जो आपने कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स पढ़े थे, बिल्कुल ये उसी तरह से फ्लो करता है कि इंस्ट्रक्शन का डेटा आता है, इंस्ट्रक्शन आती है, और वो डिफरेंट जो आपके कॉम्बिनेशनल ब्लॉक्स हैं उनमें से गुजरती हुई आखिर में अपना रिजल्ट लिखवा देती है। तो हम लोग दरमियान में कहीं पे डेटा स्टोर नहीं कर रहे होते, सिवाय आखिर के जहाँ पे हम लोगों ने किसी रजिस्टर में डेटा लिखवाते हैं या मेमोरी के अंदर डेटा लिखवाते हैं। Therefore, the machine is stable in a particular state at the start of a cycle and reaches a new stable state only at the end of the cycle. So, ये वही बात है कि start of the cycle में वो data start होता है और end of the cycle तक वो खत्म, वो completely execute हो गई होती है instruction, और फिर next cycle शुरू हो जाता है, ठीक है। So, this is single cycle implementation. इस पे कोई अगर question हो तो पूछ सकते हैं आप, कोई चीज अगर क्लियर ना हुई हो। अच्छा, सो ये फिर वही चीज रिपीट हो रही है कि अगर मसलन लोड की इंस्ट्रक्शन है तो इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे, किन स्टेप्स से एक लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो गुजरेगी। सो इंस्ट्रक्शन है लोड वर्ड $T1 ऑफसेट $T2, ठीक है। सो इसके स्टेप्स क्या होंगे, इसके 5 स्टेप्स होंगे जिनसे ये इंस्ट्रक्शन गुजरेगी। पहली स्टेप होगी फेच इंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीमेंट पीसी। फेच इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, फेच फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। सो एड्रेस 0 पे होगी ये पहली इंस्ट्रक्शन, या जहां पे भी पीसी की जो भी वैल्यू होगी वहां पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी, आप इसको फेच करेंगे और उसके साथ ही आप अपने पीसी को इंक्रीमेंट कर देंगे, सो दैट पीसी इज रेडी टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट साइकिल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, read base register from the register file. The base register ये आपका T2 is given by bits 25 to 21 of the instruction. So second step क्या होगा, base register, वो इस register को read करेगा। Third step क्या होगा, third step ALU computes sum of value read from the register file and sign extended lower 16 bits of the instruction. So ALU क्या करेगा, sum of value, यानी कि जो T2 आपने रीड किया था और उसमें वो इस ऑफसेट को ऐड कर देगा और इन दोनों का सम जो है वो कंप्यूट करेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, द सम फ्रॉम द ALU इज यूज्ड एज द एड्रेस फॉर द डेटा मेमोरी। लोड वर्ड है ना, तो डेटा को लोड करना है आपने प्रोसेसर के अंदर मेमोरी से, तो ये जो हमने सम कैलकुलेट किया था इसको हम लोगों ने एज एन एड्रेस यूज करना है और ये एड्रेस हमने डेटा मेमोरी को दे देना है। स्टेप नंबर 5, द डेटा फ्रॉम द डेटा मेमोरी यूनिट इज रिटन इनटू द रजिस्टर फाइल। अब जो डेटा आएगा डेटा मेमोरी से उसको हम लोगों ने रजिस्टर फाइल में लिखना है, और कहाँ पे लिखना है, $T1 which is given by bits 20 to 16 of the instruction. So ये लोड वर्ड के अंदर
इस रजिस्टर के अंदर वो डेटा लिख लेगा। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। फेच होगी, फिर रीड होगी, फिर सम कंप्यूट होगा, फिर सम से एक एड्रेस बनेगा, एड्रेस मेमोरी में जाएगा, मेमोरी से डेटा वापस T1 के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? इस पे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये आगे वो उसी को ही दिखा रहा है। अच्छा, अब हम देखते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन की स्टेप्स क्या है। सो इंस्ट्रक्शन है ब्रांच इक्वल $T1 $T2 ऑफसेट। सो पहली इंस्ट्रक्शन वही होगी, फेच इंस्ट्रक्शन इन इंक्रीमेंट पीसी। सो पहली स्टेप तो हर इंस्ट्रक्शन की यही है कि आपने उसको पहले फेच करना है मेमोरी से और साथ ही आपने पीसी को इंक्रीमेंट कर देना है। नेक्स्ट, रीड द 2 रजिस्टर्स T1 एंड T2 फ्रॉम द रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल में इनकी वैल्यूज को रीड करो, T1 और T2 जो इंस्ट्रक्शन के अंदर है। ठीक है। थर्ड स्टेप, ALU performs a subtract on the data values from the register file, यानी इन दोनों को वो subtract करेगा T1 and T2 को। The value of PC plus 4 is added to the sign extended lower 16 bits offset of the instruction shifted by 2 to give the branch target address. So आपने जो offset है, ये जो आपका offset है, इसको आपने अपने PC के अंदर ऐड कर देना है ताकि आपके पास टारगेट एड्रेस आ जाए। In the meanwhile, step number 4, the zero result from the ALU is used to decide. अब ये ALU ने वो subtract करना था ना, तो अगर zero आ गया तो zero result from ALU is used to decide which adder result to store in the PC. Which adder result meaning कि offset के साथ हमने PC plus offset को लेना है या खाली PC plus 4 को लेना है। Branch not taken में खाली PC plus 4 होगा और अगर रिजल्ट 0 हुआ तो ऑफसेट प्लस PC प्लस 4 होगा। तो ये ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? क्लियर है जी? क्लियर है तो हाँ बोल दें। यस सर। ठीक है, ये ALU कंट्रोल है, इसको भी हम नहीं देख रहे। मेन कंट्रोल है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। अच्छा, सो आगे हम चलते हैं सिंगल साइकिल डिजाइन प्रॉब्लम्स। सिंगल साइकिल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सिंगल साइकिल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं। Assuming fixed period clock, every instruction data path uses one clock cycle. So एक क्लॉक साइकिल में होती है, तो इसका मतलब है हर इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल लेती है। तो पहली बात तो ये है कि इसका CPI 1 होगा। CPI क्या होता है? क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो क्लॉक साइकिल पर इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्वियसली सिंगल साइकिल में 1 होगा क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट होती है। लेकिन clock cycle time determined by the length of the longest instruction path. For example, load सबसे ज्यादा टाइम लेती है। तो जो क्लॉक साइकिल टाइम है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको इतना रखना पड़ेगा कि जो आपकी लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन है वो भी इसमें कंप्लीट हो सके लोड वर्ड के केस में। बट सेवरल इंस्ट्रक्शंस कुड रन इन अ शॉर्टर क्लॉक साइकिल। सो कुछ ऐसी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो इससे बहुत कम स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती हैं, जैसा ब्रांच 4 में कंप्लीट हो जाती है। तो क्या हो रहा है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये क्लॉक साइकिल तो फिक्स्ड है, तो ये तो लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स्ड है। तो बाकियों के लिए अगर बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो ये वाला जो टाइम है आपका, ये टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। और अगर हमारे पास कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन भी आ गई जहाँ फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम लेती है, तो फिर तो आपको क्लॉक साइकिल को बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, तो उसमें टाइम और ज्यादा जाया हो जाएगा। तो resources used more than once in the same cycle need to be duplicated, waste of hardware and chip area. तो ये सिंगल साइकिल के प्रॉब्लम्स हैं। इस पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
नो सर। ठीक है, चलें जी, ये जरा सवाल आप लोग करें हम। Fixed period clock versus variable period clock in a single cycle implementation. Consider a machine with an additional floating point unit. Assume functional unit delays are as follows. उसने आपको हर functional unit की delay बता दी कि memory की 2 सेकंड है, यानी memory 2 सेकंड बाद आंसर देती है, ALU और address 2 सेकंड है, floating point add 8 है, floating point multiply 16 है, register file access 1 nanosecond है. Multiplexers control unit उनकी कोई डिले नहीं है. Assume instruction makes as follows. All loads take same time and comprise 31%. All stores take same time and comprise 21%. R format instructions 27%. Branches 5%. Jumps 2%. Floating point adds and subtract take the same time and totally comprise 7%. Floating point multiply and divide takes the same time and totally comprise 7%. Compare the performance of a single cycle implementation using a fixed clock period with one using a variable clock period where each instruction executes in one clock cycle that is only as long as it needs to be. Not really practical, but pretend it's possible. हाँ जी, कोई कर सकता है इस सवाल? चैलेंज क्वेश्चन है सबके लिए. देखें इसको कर. अच्छा चलें, आप लोग जरा सोचें. पहले तो मुझे बताएं ना आपके ज़हन में क्या है, फिर मैं आपको कुछ सॉल्यूशन की हिंट देता हूं. हाँ जी, कोई बता सकते हैं इसको किस तरह हम करेंगे सवाल को? सर चैप्टर 1 वाले कैलकुलेशन की फॉर्मूला से होगा. कह सकते हैं. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि सिंगल साइकिल क्लॉक पीरियड क्या होगा, क्लॉक साइकिल टाइम कितना होना चाहिए. अगर सिंगल साइकिल पे हम करें तो इसका क्लॉक साइकिल टाइम क्या होना चाहिए? सर 21% इंस्ट्रक्शंस है ना, जैसे ऐड इसकी आर फॉर्मेट, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया था, उनको सारे को ऐड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा एक टाइम. देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हर इंस्ट्रक्शन जो है ना वो टाइम लेता, कितना टाइम लेती है. ठीक है, मसलन लोड वर्ड जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज करती है, रजिस्टर फाइल को यूज करती है, एलयू को यूज करती है, डेटा मेमोरी को यूज करती है, रजिस्टर राइट करती है. इसके टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है नैनो सेकंड्स के अंदर के क्या डिले है. ठीक है, तो लोड वर्ड जो है टोटल 8 नैनो सेकंड्स लेगी, स्टोर वर्ड 7 लेगी, आर फॉर्मेट की कोई भी इंस्ट्रक्शन 6 लेगी, ब्रांच 5 लेगी, जंप 2 लेगी, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डिवाइड हमें ऑलरेडी उसने बताया हुआ है कि वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी भी यूज करेगी, रजिस्टर रीड भी होंगे, राइट भी होंगे, और वो खुद मल्टीप्लाई डिवाइड करने में 16 नैनो सेकंड्स लेती है. तो फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड 20 लेती है, मल्टीप्लाई डिवाइड. फ्लोटिंग पॉइंट ऐड और सब्ट्रैक्ट लेते हैं 12. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं. तो सिंगल साइकिल के अंदर तो जो लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन है उसका टाइम आपने लेना होगा, तो वो है 20 नैनो सेकंड्स. तो क्लॉक पीरियड फॉर फिक्स्ड इज longest instruction time which is 20 nanoseconds. ठीक है, अब हमने देखना है कि अगर हम क्लॉक साइकिल टाइम को वेरी कर सकते हो हर इंस्ट्रक्शन के लिहाज से, तो फिर हमारा एवरेज क्लॉक पीरियड क्या होगा. ठीक है, तो उसमें फिर हम उसकी परसेंटेज भी लेंगे कि मसलन लोड की इंस्ट्रक्शंस 31% है और वो 8 नैनो सेकंड्स लेते हैं, तो 8 into 31% प्लस
स्टोर की इंस्ट्रक्शंस हैं 7 नैनो सेकंड्स लेती हैं और 21% है, तो 7 into 21 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एवरेज क्लॉक पीरियड टाइम आपका निकल आया 7 नैनो सेकंड्स। यानी अगर आप वेरिएबल क्लॉक पीरियड रख सकते तो एवरेज आपकी 7 नैनो सेकंड्स निकलती है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट क्या हुई, 20 नैनो सेकंड्स थी फिक्स के लिए और 7 है इसके लिए। तो जो जहां पे हम क्लॉक साइकिल टाइम को वेरी कर सकते हैं वो 2.9 टाइम्स फास्टर है बनिस्बत फिक्स क्लॉक साइकिल के। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? सर ये टेबल गिवन होगा? ये टेबल तो नहीं, ये तो टेबल नहीं गिवन होगा। ये टेबल तो आपको पता होना चाहिए कि लोड वर्ड जो है वो जो हमने सारा कुछ किया है वो यही किया है ना। आपको पता होना चाहिए कि लोड वर्ड किन यूनिट्स में से गुजर के एग्जीक्यूट होती है। ओके सर। देखिए इंस्ट्रक्शन मेमोरी तो हर इंस्ट्रक्शन यूज करेगी, रजिस्टर रीड जो है वो भी हर इंस्ट्रक्शन करेगी सिवाय जंप के। ALU ऑपरेशन अब आपने देखना है कौन सी इंस्ट्रक्शंस करती हैं कौन सी नहीं करती। مثلا जंप नहीं करती, फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस नहीं करती। डेटा मेमोरी सिर्फ लोड और स्टोर में इस्तेमाल होती है और किसी इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं होती। तो ये तो देखना पड़ेगा आपको, ये कुछ तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि आपका ये जो हमने इतना डेटा पाथ इतना डिटेल में देखा है तो यही देखा है ना कि डेटा कहाँ से कहाँ जाता है। यस सर ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन मेमोरी, रजिस्टर फाइल, ALU, डेटा मेमोरी। चलें जी, आज के लिए इतना काफी है। दिखाइएगा वो टेबल एक दफा। ये आप लोगों को चाहिए कि ये जो एग्जांपल है ना ये एक दफा खुद करें बैठ के क्लास के बाद ना, इस एग्जांपल को खुद करें तो फिर आपको ये क्लियर होगा कि ये इसमें अगर नहीं क्लियर तो आपको फिर चीजें क्लियर होंगी। एंड यू शुड बी एबल टू मेक दिस टेबल। ओके सर। बहरहाल मिड टर्म जो आपका आ रहा है उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, ये तो मिड टर्म के बाद का है, ये फाइनल में आएगा। मिड टर्म तक तो हमने जो पढ़ा था फ्लोटिंग पॉइंट तक पढ़ा था तो वहां तक ही आएगा। सर वो फाइनल में आया तो ज्यादा नंबर कटवाएगा। हाँ हाँ ये बात तो सही है कोई बात नहीं यार, हो सकता है। और हो सकता है फाइनल आपका ऑन कैंपस हो जाए। जी सर। 15 को खुल जाए यूनिवर्सिटी तो 15 जून से, तो फिर फाइनल तो आपके हैं 3 जुलाई से, तो हो सकता है कि 3 जुलाई तक ऑन कैंपस ही हो। बहरहाल आप में से किसी ने अपनी वैक्सीनेशन करवाई है? सर अभी वो रजिस्ट्रेशन नहीं ना है हमारी, अभी तो 40 प्लस अभी आप वालों लोगों का की चल तो, रहा है। हाँ अभी तो 40 प्लस की है। नहीं वैसे किसी ने प्राइवेटली वो जो कर रहे थे चुगताई लैब वगैरह वाले। वो महंगी बहुत है सर, एक्सपेंसिव है। हाँ ये भी बात ठीक है। चलें वेट कर लें, कुछ अरसे में आप लोगों की भी बारी आई जाएगी। बस ये हो ना कि अगर सितंबर में नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होना है उस वक्त तक सब लोग वैक्सीनेटेड हों तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आराम से आप क्लास कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक सब लोगों की हो जाएगी वैक्सीनेशन। ठीक है, चलें अगर कोई क्वेश्चंस कंटेंट से रिलेटेड नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर मिड्स के बाद की क्लासेस ऑनलाइन ही चलेंगे? यार हाँ 15 जून तक तो ऑनलाइन ही चल रहा है ना। 15 अनलेस एंटिल के गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि नहीं कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया तो आप खोल दें तो फिर है, लेकिन अभी तक तो 15 जून तक तो ऑनलाइन है। ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके।